चलो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमने 9th में और 10th में भी पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है। उसके दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते कैसे हैं, उसके तीन अलग अलग मेथड होते हैं, वो सब बातें। तो पहले हम थोड़ी देर पुरानी बातें जो हैं, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, उनको रिवाइज करेंगे एक तरह से। और उसके बाद जो उसके अलावा नई चीजें हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्योंकि हमने कहा है कि कोई भी इक्वेशन हो उसका ग्राफ होता है। जैसे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमने कहा स्ट्रेट लाइन होता है, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या ग्राफ होता है, उसकी शेप क्या होती है, उसको बोलते क्या है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। वर्टेक्स, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, रेंज वगैरह, ये सब बातें। तो हेडिंग डालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। छोटा सा टॉपिक है, 2-3 लेक्चर का, होपफुली 2 लेक्चर का, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 3। हाँ जी, हाँ हाँ बढ़िया है। 2+ धन्यवाद। चाय बनाओगे तो थोड़ी देर में चाय दो। हाँ यही चले। तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। एन इक्वेशन of second degree is called a quadratic equation। ठीक है, इतनी मत। अगर एक ऐसी इक्वेशन है जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, सेकंड डिग्री का मतलब उसमें जो हाईएस्ट पावर है x की वो 2 के इक्वल है। ठीक है, इतनी मत। जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 के इक्वल होगी, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। उसके बाद याद करो हमने क्या कहा था, जैसे स्ट्रेट लाइन में हमने कहा था लीनियर इक्वेशन, तो जनरल लीनियर इक्वेशन लिखी थी, वैसे ही हम इस बार जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे कि दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो देखने में कैसी होगी। तो लिखेंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो क्या लिखते हैं, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तो x की हाईएस्ट पावर 2 है, उसका कुछ कोफिशिएंट होगा, उसको बोल दिया a। अच्छा, x की हाईएस्ट पावर 2 है तो उससे छोटी पावर तो हो ही सकती है ना, तो x की पावर 1 होगी, उसका कोफिशिएंट b आ गया, और c का मतलब x की पावर 0, क्योंकि x नहीं है तो उसकी पावर 0 है। कोई भी दुनिया की क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा लो कैसी भी, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में इसके जैसी होगी। यहां पर बस हम एक एक्स्ट्रा कंडीशन और लगाते हैं कि a जो है वो नॉट इक्वल टू 0। कारण मान लो a इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा, a एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब a एक्स स्क्वायर अगर 0 हो गया तो जो x की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो x की अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो क्वाड्रेटिक तो नहीं कहला पाएगी ना, डिग्री 1 हो जाएगी। इसलिए a का नॉन जीरो होना जरूरी है। b और c 0 हो भी जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए वो। अगर b 0 होना चाहिए या c 0 होना चाहिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, a 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, इनके नाम क्या क्या है। a को हम बुलाते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, a को हम क्या बुलाते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब एक्चुअली होता है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x। मतलब जो तुम्हारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी हुई है उसमें x की जो हाईएस्ट पावर आएगी उसका कोफिशिएंट। तो यहां पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, उसका कोफिशिएंट कितना है, a। तो a क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब ये होता है। इसके बाद बात करते हैं b के बारे में। b को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, और c जो है वो x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगी, तो वो क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इतनी बात। ये इनको नाम देते हैं। इसके बाद किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम बात करते हैं उसके रूट्स के बारे में। तो इसके बाद हम लिखेंगे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट की डेफिनेशन याद करो, हम क्या बोलते थे। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ऐसी x की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो इस इक्वेशन को 0 बना दे। जैसे मान लो मैंने x इक्वल टू 1 पुट करा, x को 1 पुट करने से क्या आएगा, 1 का स्क्वायर,
-5 × 1 + 4, तो ये आ जाएगा 1 - 5 + 4। तो हम चेक कर सकते हैं कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। x की वैल्यू 1 पुट करने से पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक 0 हो गई, यानी 0 = 0 आ गया। तो ये जो x की वैल्यू है इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक का रूट बोलते हैं। तो द वैल्यूज ऑफ x वेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स 0 या वेनिशेस इज कॉल्ड इट्स रूट। ठीक है, इतनी बात। तो रूट की डेफिनेशन लिख लेंगे, द वैल्यूज ऑफ x where the quadratic polynomial या quadratic equation is satisfied। satisfy होने का मतलब LHS और RHS बराबर आ जाए, are called its roots। ऐसी x की वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो इसके रूट्स है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं, 2, अल्फा और बीटा। इनको नाम दे देते हैं अल्फा और बीटा, ये तुमने सुना होगा। और इनको नॉर्मली कैसे लिख देते हैं, ax के प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके दो रूट है अल्फा और बीटा, मतलब ऐसी x की दो वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। इतनी बात ठीक है। इसके बाद रूट्स निकालने के हमारे पास दो तीन अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स बताओ क्या आएंगे। तो रूट्स निकालने के बेसिकली तीन तरीके होते हैं अपने पास। पहला तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड, या जिसे हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। सॉरी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर जिसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ये वो पहला मेथड होता है जो हम पढ़ते हैं स्कूल में। वो याद होगा, स्कूल में सिखाया गया होगा कि -5 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो जिनका प्रोडक्ट 1 और 4 आए, 1 into 4 4 आए, तो उसको -4 -x लिखते हैं। फिर पहली दो टर्म में से कॉमन लेते हैं, आखिरी दो टर्म में से कॉमन लेते हैं, फिर उससे फैक्टर्स वगैरह बन जाते हैं। फैक्टर्स बनते ही हमारे पास रूट्स आ जाते हैं। ये मेथड सबको आता है, ये मैं नहीं सिखाऊंगा ऑब्वियसली। सेकंड मेथड होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ये जो मेथड है ये तुम्हारा 10th के सिलेबस से हटा दिया गया था, जो कोरोना की वजह से जो तुम्हारा 30-40% जितना भी सिलेबस रिड्यूस हुआ था उसमें ये टॉपिक कट गया था, तो कुछ स्कूल्स में नहीं करवाया गया था। तो चिंता मत करो, ये बाद में थोड़ा बहुत काम आता है। रूट्स निकालने के लिए काम नहीं आता, कुछ और चीज के लिए काम आता है, रेंज वगैरह निकालने में। तो जब जरूरत पड़ेगी तब बता दिया जाएगा। फिजिक्स में इसका काम नहीं है, तो अपने उसको नहीं सीखेंगे। बस बता रहा हूँ कि एक मेथड ऐसा भी होता है। और थर्ड मेथड आता है श्रीधर आचार्य मेथड, या जिसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके बारे में एक दो मिनट बात कर लेंगे अपने। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको पता होगा कि अगर हमसे मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो रही हो, इक्वेशन अजीब सी बन रही हो, हमें ना पता चल रहा हो कि किन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 1 into 4 आएगा, तो ये वाला मेथड यूज करने से आंसर आ जाते हैं। अगर अजीब से रूट है -1 प्लस -√13/6, इस टाइप के रूट्स को निकालने में मदद करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हम सबको पता होगा, याद होगा। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स की वैल्यू आती है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर -4ac/2a। पता है ना अपने को सबको ये। अगर माइनस यूज करेंगे तो एक पहला रूट आएगा, प्लस यूज करेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा। एक बार प्लस यूज करते हैं, एक बार माइनस यूज, तो दोनों रूट आ जाते हैं। यहां पर फिर हम बोलते हैं कि बी स्केयर -4ac जो नंबर है, ये हमारे पास एक स्पेशल नंबर है। इसका नाम हम रख देते हैं डी, कैपिटल डी, और इसको बुलाते क्या हैं, डिस्क्रिमिनेंट। फिर तुमने स्कूल में पढ़ा होगा कि इसमें तीन केस बनते हैं। पहला केस बनता है कि डी ग्रेटर देन जीरो। अगर कोई नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात हमने पढ़ी थी, याद करो, दो तीन लेक्चर पहले। तो अगर डी पॉजिटिव है तो हम बोलते थे कि रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और साथ के साथ डिस्टिंक्ट होंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे। जैसे एक 1 आ गया तो दूसरा 2 आ गया, एक -1 आ गया तो एक 7 आ गया, इस तरीके से। सेकंड केस हम लेकर चलते थे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए तो। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता था तो हम बोलते थे कि रूट्स रियल तो होंगे अभी भी, लेकिन इक्वल होंगे। जैसे मान लो दोनों रूट 1 और 1 आ गए, दोनों रूट 2 के इक्वल आ गए, दोनों रूट 3 है, 3,3, तो रूट्स रियल है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों बराबर है, अल्फा और बीटा इक्वल है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। और थर्ड केस हमारे पास बनता था कि अगर डी लेस देन जीरो हो, यानी डी नेगेटिव हो,
तो अगर डी नेगेटिव आएगा तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी, या इसको सिंपल लिख लो, नो रियल रूट्स। इमेजिनरी के बारे में बाद में बात करेंगे कभी। नो रियल रूट्स मतलब इस बार इक्वेशन के कोई भी रूट्स नहीं आने वाले। ये सब चीजें तुम पढ़ कर आए हो, लेकिन फिर भी अपने नोट्स में कॉपी करनी है इनको। जल्दी से नोट करो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो पूछ लो, जल्दी से नोट करो। सेकंड मेथड का नाम क्या है? परफेक्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं इसे। या तो इसे बोलते हैं मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, या फिर बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कुछ भी बोल लो, वो एक ही बात है। ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको श्रीधर आचार्य मेथड भी बोलते हैं। अपने इंडिया के एक मैथमेटिशियन थे श्रीधर आचार्य, उनकी देन थी एक तरह से। हाँ शबद बच्चे, अगर तूने क्लास में अगर तू मेरी बात सुनता है तो फिर मैंने बोला है कि तू, मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पता सेकंड मेथड, बस उसका नाम बताया। फिजिक्स में किसी काम का है नहीं, मैथ्स में काम का आता है। रूट्स निकालने के लिए काम नहीं आता, क्योंकि रूट्स निकालने के लिए हमारे पास उससे अच्छे तरीके हैं, क्योंकि वो तरीका थोड़ा लंबा होता है। तो उससे अच्छा तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लेकिन वो रेंज वगैरह निकालने में यूज आता है, तो जब काम आएगा मैथ्स में तब पढ़ा दिया जाएगा। अगली हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं, अल्फा और बीटा। तो याद करो हम क्या बोलते थे कि अगर यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाला जाए, मतलब बेसिकली सम ऑफ रूट्स निकाला जाए, अगर हम यहां से सम ऑफ रूट्स निकालें तो वो आएगा अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू याद करो, हम बोलते थे माइनस बी अपॉन ए। याद आया सबको? माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या होगा? जहां पर बी का मतलब है माइनस, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। इतनी बात बोला करते थे हम। इसके बाद हम बोलते थे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का मतलब था जो नंबर आ रहे हैं अल्फा बीटा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है। ठीक है, इतनी बात। अब सी क्या है यहां पर? सी है कांस्टेंट टर्म, और ए का मतलब ऑब्वियसली कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। इसके ऊपर तुमने बहुत सारे सवाल करे भी होंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाती थी, उसके रूट्स अल्फा और बीटा, तो तुमसे वैल्यू पूछता था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इस टाइप के तुमने बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे। हमारा मेन मुद्दा वो नहीं है, क्योंकि फिजिक्स के लिए वो चीजें काम की नहीं है। तो आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता तो फिजिक्स में अगर इक्की दुक्की जगह काम आ जाए तो बात अलग है। तो ये चीज, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो ये सब चीजें हैं जो तुम ऑलरेडी 10th में पढ़कर आ रखे हो। ये हमने एक तरह से रिवाइज कर लिया जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे एक तरह से। अब हम बात करेंगे जो जिसके लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा रहे हैं एक्चुअली। क्योंकि होता क्या है, देखो चेक करो। जैसे मैंने तुम्हें कल कहा था कि फिजिक्स में कभी कभी वो तुमसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका ग्राफ बनवा लेते हैं, और वो जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो एक्सीलरेशन के बराबर होता है। ये सब बातें हमने करी थी। तो वही मोशन की तुम एक इक्वेशन और पढ़ते हो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पढ़ते हो ना ये चीज? अब ये कभी कभी क्या करता है, हमसे बोलता है कि एसपी का ग्राफ बनाओ, कि यहां पर एस है और यहां पर टी है। तो तुम जानते हो कि टाइम वेरिएबल है, टाइम लगातार निकलता जाएगा, वैल्यू चेंज करता जाएगा। टाइम चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगी, तो एस और टी दोनों वेरिएबल है। अच्छा यू क्या है? यू तो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी।
और एक्सीलरेशन भी इस फॉर्मूले में कांस्टेंट होती है। वेरिएबल हो सकती है लेकिन उसकी वजह से फिर फॉर्मूला भी बदल जाएगा, वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कांसेप्ट आ जाएगा। फिलहाल हम मानकर चल रहे हैं कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो क्या होगा, वाई एक्सिस पर कौन है, एस है, तो एस की जगह वाई पुट कर दोगे, यू तो कांस्टेंट है, यू आ गया, टी कहां पर आ रहा है, एक्स एक्सिस की जगह आ रहा है। तो सोच के देखो, ये y और x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, x की टर्म कांस्टेंट टर्म 0 है। तो अगर इसका ग्राफ हमें बनाने को बोल रहा है तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने को बोल रहे हैं, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना आना चाहिए, तभी हम इसका ग्राफ बना पाएंगे। तो हम वो सीख रहे हैं कि ग्राफ जो बनता है वो कैसा बनता है, शेप क्या होती है और क्या क्या केसेस बनते हैं उसमें। तो होता क्या है, एक सिंपल एग्जांपल से लेकर बात करेंगे। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ये। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने का तरीका क्या होगा, हम धीरे धीरे कुछ पॉइंट्स पुट करेंगे। जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर यानी 1। x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर यानी 4। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -1 का स्क्वायर यानी 1। -2 पुट करने पर आएगा -2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट करना चालू करेंगे। कहां पर, एक्स वाई प्लेन में। पहला पॉइंट आएगा 0,0 जो कि यहां कहीं होगा, फिर आएगा 1,1 जो कि यहां कहीं होगा, फिर आएगा 2,4 जो यहां कहीं मिलेगा, -1,1 -2,4। अच्छा, फिलहाल तो हमने क्या किया, 0,1,2 ये वाली वैल्यूज पुट करके देखी। पुट करने को तो हम 0,1 0,001 0,013 सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं ना, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, उन सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स को जब तुम ज्वाइन करोगे तो इसका ग्राफ बन जाता है, और वो ग्राफ की शक्ल जो है वो देखने में ऐसी सी होती है। तो और इस शेप का, क्योंकि इस शेप हमारे काफी काम की है, तो इस शेप का नाम हमने रख दिया एक, और वो नाम क्या रखा, पैराबोला। तो हम ये बोलते हैं कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेरिएबल एक्स में, तो उसका जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसकी जो शेप आएगी उसको पैराबोला बोलेंगे, उसको पैराबोला बोलते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ ये बनता है, और इस ग्राफ का नाम हमने क्या रख दिया, स्ट्रेट लाइन। वैसी जो ये वाली शेप है उसका नाम हमने रख दिया पैराबोला। तो इस बारे में लिखो, पहले हेडिंग डालो, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसमें तुम लिखोगे द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax के प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज अ पैराबोला। ठीक है इतनी बात। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, एक पैराबोला होगा, और वो पैराबोला शेप कैसी होती है, ऐसी। इसमें फिर हमने थोड़ी बहुत मेहनत करके, वो मैं नहीं बता सकता कि कैसे क्या, डिफरेंशिएशन वगैरह की मदद लेनी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन हम दो बातें बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा, मतलब अगर ए पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कनकेव अपवर्ड। तो हम कहते हैं कि कनकेव अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और कनकेव अपवर्ड पैराबोला देखने में कैसा होता है, एक कटोरे की तरह होता है इस तरह का। ठीक है, वो क्यों, वो मैं उस रीजन में अभी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ बातें और पता होनी चाहिए, लेकिन ये मान लो कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ए अगर पॉजिटिव होगा, तो जो पैराबोला बनेगा वो कनकेव अपवर्ड बनेगा, यानी सीधा कटोरा। अगर हमारे पास ए नेगेटिव हुआ, क्योंकि ए नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो इस केस में जो पैराबोला बनता है वो बनता है कनकेव डाउनवर्ड, मतलब इसका जो मुंह होगा वो नीचे की तरफ होगा। अपवर्ड का मतलब मुंह ऊपर की तरफ है, डाउनवर्ड का मतलब मुंह नीचे की तरफ है। उल्टा कटोरा सीधा कटोरा, ये वाला काम करते हैं। तो इसका भी यूज करेंगे, पहले जितना जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो नोट करो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो पूछो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला, ए पॉजिटिव तो कनकेव अपवर्ड, ए नेगेटिव तो कनकेव डाउनवर्ड।
ये दो बातें याद रखनी है फिलहाल तो तुम्हें। हर्षवर्धन पता नहीं बच्चे, मुझे हाइपरबोला कैसे होता है, मैंने देखा नहीं कभी। जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ ले ढंग से। जो अभी बोला है इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं तो नोट करके डन लिख के भेजो। वो साइड वाला ग्रीन वाला मत नोट करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। बस वो एक्सप्लेन करे कि पैराबोला बनाते कैसे हैं। जल्दी से नोट करो, डन लिख के भेजो। सर अगर पॉइंट 3 या 4th क्वाड्रेंट में हो तो क्या करेंगे, मतलब क्या दिक्कत है? जब डाउनवर्ड पैराबोला बनाते हैं तो 3rd क्वाड्रेंट में आता है पॉइंट, जैसे ये पॉइंट 3rd क्वाड्रेंट में, ये पॉइंट 4th क्वाड्रेंट में, तो उससे क्या दिक्कत है? जहां पर पॉइंट प्लॉट होगा वहीं पर प्लॉट करेंगे और ज्वाइन करेंगे, ग्राफ ऐसा भी बन जाता है। तो इसका ये वाला पॉइंट 3rd क्वाड्रेंट में, ये वाला पॉइंट 4th क्वाड्रेंट में, तो बन रहा है, जैसे बनेगा वैसे बनेगा, वो हमारी टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो शिवानी यतीन का नोट हो गया, बाकी लोग भी करो जल्दी से। इसके बाद 10th में तुम्हारे एक चैप्टर था पॉलिनोमियल्स नाम का, 10th में था या 9th में था, चैप्टर तो दोनों में था, मुझे ये याद नहीं कि कंसेप्ट तुमने कहां पर पढ़ा है। तो उसमें चैप्टर में पहली एक्सरसाइज ऐसी कुछ थी, अगर तुम्हें मैं याद दिलाऊं, उसमें कुछ ग्राफ दिए होते थे तुम्हें, और तुम्हें बोलता था कि इसके नंबर ऑफ रूट्स बताओ कितने हैं। तो तुम कहते थे कि जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही इसके रूट्स आएंगे। तो अगर 3 बार कट करे तो इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। जैसे मान लो अगर ये ग्राफ दे दिया और तुमसे पूछ लिया इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स बताओ, तो तुम क्या करते थे? जितने एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 3, 4 और ये 5, उतने ही हमारे पास अलग अलग रूट्स होंगे। ये बात याद है पहले सबको, ये बताओ। 10th में होगा, ये नहीं मुझे पता, 9th में था, 10th में था, इतना याद है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर की शायद पहली एक्सरसाइज यही है, जिस भी चैप्टर में था ये, क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल्स। याद है ना सबको? लॉजिक पता है सबको? क्योंकि जहां पर एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करेगा, एक्स एक्सिस पर बाय डिफॉल्ट वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो वहां उस पॉइंट पर बाय डिफॉल्ट वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और जहां पर वाई 0 हो गया, क्योंकि वाई किसकी इक्वल है? वाई है क्वाड्रेटिक की इक्वल। जहां पर वाई 0 हो गया वहां पर क्वाड्रेटिक 0 होगी, और क्वाड्रेटिक जहां पर 0 होगी वहां पर रूट आएगा। तो जितने पॉइंट पर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही अलग अलग रूट्स आएंगे। इस बात का हम यूज करेंगे, तो इसको मैं दोबारा लिखवा देता हूं। और बस इतनी दो बातें हमें अगर पता होंगी तो हम ग्राफ बनाना सीख जाएंगे क्वाड्रेटिक के। तो एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो, द पॉइंट्स where the graph of a quadratic equation cuts या फिर touches the x axis are the roots of the equation। ठीक है इतनी बात। अगर हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम ग्राफ बना रहे हैं वो जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा,
वहां वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे, या तो कट करेगा या टच करेगा, एक ही बात है। हमारे लिए उसमें फिलहाल कोई फर्क नहीं है, वैसे फर्क होता है, कुछ कुछ पंगे होते हैं, वो बात की बात है। ठीक है। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ? जहां पर रूट्स आएंगे वहां पर हमारा ग्राफ कट करेगा, जहां पर ग्राफ कट करेगा वहां पर रूट्स आएंगे। मतलब दोनों चीजें एक ही हैं, कैसे मर्जी पकड़ लो, दोनों का मतलब सेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ दे दिया गया। मान लो मुझे बोला गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ऐसा है, ये पॉइंट -1,0 है और ये पॉइंट 5,0 है। अब मैं तुमसे पूछ लूं कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स बताओ, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हैं वो बताओ, तो क्या बताओगे बोलो? सिर्फ ग्राफ को देखकर नहीं, कितने हैं ये नहीं पूछा, कौन कौन से हैं, एक्स की वैल्यूज क्या हैं जो रूट्स हैं इसके। ठीक है, लगभग लगभग सबका सही है। हमारा ग्राफ जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा वहीं पर रूट्स आएंगे। यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -1, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 5, तो ये एक्चुअली इसके रूट्स ही हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भले ही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी नहीं हुई, तो हम ग्राफ से ही बता सकते हैं कि इसके रूट्स -1 एंड 5 है। इतनी बात हम बड़े आसानी से बता सकते हैं। ठीक है। अब जो मुझे 6 केस बनाने हैं वो यहाँ पर आ नहीं पाएंगे। एक काम करो, इतना ही नोट करो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा 2-4 लाइनें पहले नोट करो इसे, फिर अगले पेज पे बनाएंगे। जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे वहां ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां उसके रूट्स होंगे। मतलब उल्टा सीधा सारा एक जैसा है, और कट करना टच करना हमारे लिए एक ही चीज है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब बेसिकली एक्स एक्सिस को मीट करना चाहिए, मेन मुद्दा ये है। जल्दी से नोट करो, फिर अगले पेज पे, पूरे पेज पे 6 अलग अलग केसेस बनाते हैं। पढ़ा था ये 10th में? ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर तो ग्राफ पढ़े होंगे तुमने, 6 ग्राफ बनते हैं। 3 ऐसे 3 उल्टे, पढ़े हुए हैं सब कुछ, सबने पढ़े हुए हैं स्कूल में ये, फिर क्यों पढ़ा रहा हूँ? फिर तो ठीक है, फिर तो आगे बढ़ते हैं। फिर अजय कह रहे नो सर, क्यों भाई, तूने क्यों नहीं पढ़े? छुट्टी पे था उस दिन? चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि शायद कुछ स्कूल्स में हो सकता है ना करवाए हो, कुछ स्कूल्स में करवा दिया हो या ट्यूशन वगैरह पे करवा दिया हो। नोट हो गया होगा, बस 2-4 तो लाइनें थी सिर्फ। तो अब ये जो हमने सब कुछ पढ़ लिया, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमने क्या करा, दुनिया में इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, 1.7 एक्स स्क्वायर माइनस 2.3 एक्स प्लस 7। तो ऐसी इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। हमने क्या करा, उन सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को 6 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, और हम कह देते हैं कि दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा लो, वो इन 6 में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में फिट हो जाएगी। अब वो 6 कैटेगरी हैं क्या? केस वन, पहले केस वन की बात करते हैं, पहली कैटेगरी की बात करते हैं। केस वन होते हैं कि मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसका ए पॉजिटिव है और डी पॉजिटिव है, ए और डी दोनों पॉजिटिव है। तो हम देखना चाहते हैं कि इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा। तो चेक करो, हमने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, कि नोट्स चेक करो अपने, उसमें लिखा हुआ है कि अगर ए पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट, तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड पैराबोला होगा। मतलब ऐसा कुछ पैराबोला दिखेगा, उल्टा कटोरा, सॉरी सीधा कटोरा। अगर डी पॉजिटिव है तो हमने क्या बोला था, 2 रूट आएंगे और 2 अलग अलग रूट आएंगे। तो जितने क्वाड्रेटिक के रूट होंगे उतनी ही बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। मतलब इसका ग्राफ जो बनेगा इस केस में क्वाड्रेटिक का, वो एक अपवर्ड पैराबोला बनेगा, कनकेव अपवर्ड पैराबोला, और एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पर कट करके जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, पहला रूट अल्फा, ये वाला पॉइंट होगा दूसरा रूट बीटा। अब जरूरी नहीं है कि ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, थोड़ा बहुत लेफ्ट साइड राइट में भी शिफ्ट हो सकता है। मतलब हो सकता है कि ग्राफ ऐसा बन जाए, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनेगा।
कहने का भाव ये है कि हम दो बातों के बारे में दावे के साथ कमेंट कर सकते हैं कि एक तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा और दूसरी बात ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काट के जाएगा। सॉरी। अब वो जो दोनों पॉइंट हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो दोनों पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर भी हो सकते हैं, दोनों पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि एक पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो, एक पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हो, कुछ भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन कनकेव अपवर्ड पैराबोला बनेगा ऊपर की तरफ मुंह वाला और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काट के जाएगा। बेसिकली हम इतना कमेंट करना चाह रहे हैं, इसके अलावा कुछ खास नहीं। ठीक है, इतनी बात। इसी में अब सेकंड केस क्या बनता है? सेकंड केस इसमें हमारा बनता है कि इस बार मान लेते हैं कि ए पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। अगर ए पॉजिटिव होगा तो मैं क्या जानता हूं? कनकेव अपवर्ड ग्राफ बनेगा जैसे यहां पर बना था। सॉरी। और d इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? d इक्वल टू 0 का मतलब ये होगा कि ग्राफ जो होगा उसका एक ही रूट आएगा। मतलब दो रूट है ना, दोनों रूट बराबर है, 3 और 3, 4 और 4। तो बेसिकली तो एक ही रूट है ना, अलग अलग कितने रूट है? एक ही रूट है। तो ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, एक ही पॉइंट पर मीट करेगा। मतलब ग्राफ आएगा और टच करके वापस निकल जाएगा। तो यहां पर ग्राफ और एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट कॉमन होंगे, अल्फा बीटा। यहां पर सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होगा, अल्फा। ये हुआ केस 2। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे केस 3 के बारे में। केस 3 हमारे पास होता है कि मान लेते हैं कि ए पॉजिटिव है और डी लेस देन 0 है, नेगेटिव है। तो ए पॉजिटिव से हमें क्या पता चलेगा कि कनकेव अपवर्ड पैराबोला होगा। डी लेस देन 0 से हमें पता चलेगा कि उस इक्वेशन का एक भी रूट नहीं है। अगर किसी इक्वेशन का एक भी रूट नहीं है तो वो एक्स एक्सिस को ना तो मीट करेगा ना टच करेगा, क्योंकि अगर मीट या टच कर गया तो फिर रूट आ गया ना। तो डी नेगेटिव का मतलब तो रूट आना नहीं चाहिए। मतलब ग्राफ क्या होगा? ऊपर से आएगा और बिना छुए ऊपर वापस चला जाएगा। एक्स एक्सिस को ना तो कट करेगा ना टच करेगा। तो ये तीन अपने पास अलग अलग वेराइटी मतलब केसेस बने। तीनों में नोटिस करो, पहले तीनों में हमने ए पॉजिटिव लिया हुआ है। पहले डी पॉजिटिव, फिर डी इक्वल टू 0, फिर डी नेगेटिव। पहले 3 केस ए पॉजिटिव के, अब 3 केस पढ़ेंगे ए नेगेटिव के। उसको बना लेते हैं। केस 4। केस 4 ये है कि मान लो अब ए नेगेटिव है लेकिन डी पॉजिटिव है। ए नेगेटिव होने से हमें क्या पता चलता है? ए नेगेटिव होने से मुझे ये पता चलता है कि उसका जो ग्राफ होगा वो कनकेव डाउनवर्ड होगा, है ना। ये बात तो हम कह सकते हैं कि कनकेव डाउनवर्ड होगा। अच्छा, डी पॉजिटिव से मुझे क्या पता चलता है कि दो अलग अलग रूट है। जितने अलग अलग रूट आएंगे उतनी ही बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ को कट करेगी। तो डाउनवर्ड पैराबोला और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काटता हुआ, ये पॉइंट अल्फा और ये पॉइंट बीटा। उल्टा भी लिख सकते हो, इसको अल्फा इसको बीटा, उसमें कोई फर्क नहीं। नाम देना है किसको मर्जी को, क्या ही नाम दे दो। इसके बाद बात करेंगे केस 5 की। पहले हमने ए पॉजिटिव लिया था, अब हम लेंगे ए नेगेटिव। डी इक्वल टू 0 था, अभी भी डी इक्वल टू 0 है। तो इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं कैसा बनना चाहिए। तो ए नेगेटिव से हमें पता चलता है कि उल्टा कट हो रहा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। डी इक्वल टू 0 का मतलब जैसे यहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करा था, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि एक ही रूट चाहिए अपने को, मतलब एक डिस्टिंक्ट रूट चाहिए अपने को। और केस 6 का मतलब क्या होगा? केस 6 में हम बात करेंगे कि ए पॉजिटिव की जगह इस बार ए नेगेटिव है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट अभी भी नेगेटिव है, दोनों नंबर नेगेटिव है। तो ए नेगेटिव से हमें क्या पता चलता है? ए नेगेटिव से हमें पता चलता है कि डाउनवर्ड पैराबोला होगा, उल्टा मुंह का। डी लेस देन 0 का मतलब एक भी रूट नहीं है। अगर एक भी रूट नहीं है तो ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ना टच करेगा। तो ग्राफ बनेगा कैसा? नीचे से आएगा और नीचे ही वापस निकल जाएगा, बिना कट या टच करे। तो ये हमारे पास 6 अलग अलग केस है। दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक उठा लो, वो इन 6 में से किसी एक केस में फिट होगी।
तो हम एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहे, जब तक कि हमें एबीसी की वैल्यू नहीं गिवन होगी तब तक हम एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना सकते, हमारे बस की नहीं है। कैसे बना देंगे जब इंफॉर्मेशन ही नहीं है? लेकिन ए और डी की मदद से हम इतना जरूर बता सकते हैं कि एक तो वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, टच करेगा, या दोनों ही नहीं होगा, ना तो कट ना टच। ये सब चीजें हम कमेंट कर सकते हैं, और यही मेन दो मुद्दे हैं हमारे जिसके बारे में हम बात करना चाहते थे। तो जल्दी से 6 के 6 ग्राफ बनाओ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो पूछ लो, इसके बाद बात करते हैं आगे। इसके बाद सर वाई एक्सिस को कट करना जरूरी है। हाँ भव्या, वाई एक्सिस को तो कट कर ही जाता है, वाई एक्सिस को तो कट कर ही जाएगा, क्योंकि एक्स को तो 0 पुट कर ही सकते हैं ना। किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लो। सर ये भी हो गए थे 10th में। ठीक है शिवानी, वैसे 10th के सिलेबस में नहीं है शायद, एनसीईआरटी के ट्यूशन पे या स्कूल में हो सकता है करवा दिए गए हो, तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि जहां तक मुझे याद है 10th में सिर्फ इतना बताते हैं कि पैराबोला होता है, ये नहीं बताते कि 6 अलग अलग केसेस क्या क्या हैं। यहीं पे करवाया था एनटीएससी के लिए। हाँ यहाँ तो करवाई दिया होगा, जेनेसिस में तो करवाई दिया होगा। हर्षवर्ध, फोर्थ केस में हमने बोला है कि ए नेगेटिव है और डी पॉजिटिव है। ए नेगेटिव का मतलब होगा डाउनवर्ड पैराबोला, नीचे की तरफ मुंह है। डी पॉजिटिव का मतलब दो अलग अलग रूट्स आएंगे, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काट के जाएगा। लास्ट केस में हमने बोला है कि ए नेगेटिव डी नेगेटिव। ए नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, डी नेगेटिव का मतलब कोई भी रूट नहीं होगा। कोई भी रूट नहीं है तो ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को काटेगा ना टच करेगा, तो ये ग्राफ बनेगा। सर वैसे वाई एक्सिस को कट ना करिए, ये पॉसिबल है नहीं भव्य, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी, 4.5 भव्य, ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करेगा ही करेगा, क्योंकि जैसे एक्स एक्सिस को कट करवाने के लिए एक्स को 0 पुट करना पड़ता है, सॉरी वाई को, वैसे ही वाई एक्सिस को, जैसे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। वाई एक्सिस को कट करने के लिए क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 चाहिए होता है, तो एक्स को तो 0 पुट कर ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? एक्स को 0 पुट कर दूंगा तो वाई इक्वल टू सी आ जाएगा। तो ये ग्राफ हमेशा 0, c पर कट करके ही जाएगा। एक्स एक्सिस को कट करे ना करे वो डिपेंड करता है कि उसके रूट्स हैं या नहीं। वाई एक्सिस को हमेशा कट करेगा, जरूरी है। और कोई दिक्कत हो तो पूछो, नोट करो, डन लिख के भेजो जल्दी से। लेकिन ग्राफ ढंग से बनाना, चाहे थोड़ा टाइम ले लो, 2-4 मिनट फालतू ले लो, इधर का उधर मत कर देना। जहां पर कट करवाया है वहां पर कट ही करोगे, टच करवाया है वहां पर टच करोगे, ढंग से बनाओगे ग्राफ। 2 मिनट फालतू ले लो भले ही, ढंग से चेक करके, क्रॉस चेक करके कि हाँ जो तुमने बनाया है वही बोर्ड पर बना हुआ है, फिर ये आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक बार जो नोट्स में लिखा गया उसके बाद तुम वही पढ़ने वाले हो। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दो, अभी 3 बने हैं। बना भाई उत्सव, बना, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पर? ग्राफ्स के ऊपर? वो तो हेडिंग पहले डाल चुके हैं, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो तो हेडिंग डल चुकी है पहले। ये रही, अगले टॉपिक की तो भी लिखवाऊंगा। इन केसेस के ऊपर वही है बस, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। डन, ठीक है। इसके बाद लिखो, इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, उनके बारे में बात करते हैं। और ये बहुत जरूरी है, मतलब फिजिक्स के लिए भी और मैथ्स के लिए भी, दोनों के लिए। मतलब मैथ्स में तो तुम सोच भी नहीं सकते, ये कितनी जगह अनएक्सपेक्टेड जगह काम आ जाता है। ठीक है, कहीं पर भी आ जाता है, बीच में एक छोटा सा स्टेप होता है लेकिन बहुत काम का स्टेप होता है। और ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखो इसमें, इफ
ax square plus bx plus c is greater than equal to 0 for all x belonging to R. इसका मतलब समझते हैं, पहले तो ये लिखा क्या हुआ है, ax square plus bx plus c नाम की एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हमेशा पॉजिटिव है। ये एक नया सिंबल आया अपने पास, ये वाला उल्टा ए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। इसका मतलब तुम सभी जानते ही हो पहले से, बिलोंग्स टू, पहले पढ़ाया होगा। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर ax square plus bx plus c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। ये भी मैं पहले बता चुका हूं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। देन a is negative, sorry, a is positive and d is less than equal to 0। इसको समझते हैं कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर। ये सिंबल्स नोट कर लेना साइड में। पहले मैं दोनों पॉइंट लिख देता हूँ, उसके बाद साइड में ये लिख लेना, फिर समझाता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। इफ ax square plus bx plus c, ऊपर तो हमने क्या लिखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नीचे हम लिख रहे हैं लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। देन अब क्या होगा, a नेगेटिव होगा और d तो नेगेटिव ही रहेगा। चेक करो, यहां पर अगर पॉजिटिव था तो a पॉजिटिव d नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो a नेगेटिव d नेगेटिव, दोनों केस में d तो नेगेटिव ही है। अगर ये पॉजिटिव तो a पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो a नेगेटिव। यहां पर हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखो मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसमें चेक करते हैं a की वैल्यू कितनी है। a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है इतनी बात। a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, डिस्क्रिमिनेंट आएगा 1 माइनस 4 यानी माइनस का 3। कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर। चेक करो, a पॉजिटिव d नेगेटिव, a पॉजिटिव d नेगेटिव, कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब तुम दुनिया की कोई भी x की वैल्यू उठाकर पुट कर लो, और कोई भी जो तुम्हारा मन करे, x की वैल्यू 0 पुट करनी है, 1 2 3 4 5 100 200 19736 माइनस का 19736 माइनस का 1.2 माइनस का 3.7, जो तुम्हारा मन करे, माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक तुम दुनिया की कोई भी वैल्यू पुट कर दो x की, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। करके देख लो बंदी, तुम x की वैल्यू पुट करते जाओगे, y की वैल्यू आती जाएगी, और y की वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये बात हम दावे से कह सकते हैं। तो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसका मतलब यही है कि अगर कभी तुम्हें बोल दिया जाए कि एक क्वाड्रेटिक है वो हमेशा पॉजिटिव है, x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, तो पक्की बात है कि a नेगेटिव, सॉरी a पॉजिटिव होगा और d नेगेटिव होगा। अगर ये बात बोल दी जाए तो हम ये कह सकते हैं, ये बोल दिया जाए तो ये कह सकते हैं। उसी तरीके से एक एग्जांपल और लो, मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि y इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x या प्लस का 2x ले लो। जल्दी से एक चीज और पॉइंट देख लो, फिर बस खत्म करते हैं क्लास। सपोज करो ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर a की वैल्यू निकालेंगे तो वो -1 आएगी, a नेगेटिव आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो आएगा 4 और माइनस 7 4 28 माइनस का 24। तो चेक करो जो d है वो भी नेगेटिव है, a नेगेटिव d नेगेटिव, इसका मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव आएगी। तुम x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो जो तुम्हारा मन करे, कितनी छोटी वैल्यू कितनी बड़ी वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव, रैशनल इरेशनल, इंटीजर नॉन इंटीजर, तुम दुनिया की x की कोई भी वैल्यू उठाकर पुट कर दो, तुम y को कभी भी पॉजिटिव नहीं लेकर आ पाओगे, y हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। इन दो स्टेटमेंट का मतलब ये है। देखने में बहुत ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन तुम सोच भी नहीं सकते कि कितने यूज हो जाते हैं। तो इन दो पॉइंट्स को तो याद ही रख लो, जितना तुम्हें अपना नाम याद है उतने याद रखने हैं इसको, क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड जगह यूज होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर में तो यूज होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा बहुत जगह यूज हो जाता है। और वो अनएक्सपेक्टेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पता नहीं होता पहले से कि हाँ इसमें यूज होने वाला है, कहीं धक्के से बीच में कहीं आ गया क्वाड्रेटिक और वहां पर यूज हो गया। तो याद रखना इसे। आज के लिए इतना ही है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे इसे।